नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज में, जहां कल की क्लास में हमने जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम अलाउद्दीन खिलजी के परिचय को डिस्कस करेंगे। आज हम अलाउद्दीन खिलजी के एक जनरल इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। साथियों, आपको याद होगा कि कल की क्लास में हमने डिस्कस किया कि 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम सुल्तान क्यूमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की। 70 वर्ष की आयु में जलाल खिलजी सुल्तान बनता है और अ, सबसे अधिक उम्र में सुल्तान बनने वाला व्यक्ति ही जलालुद्दीन खिलजी था। बहुत कम समय तक शासन कर पाया। 1290 में राजा बना और 1296 में कड़ा मानिकपुर अर्थात प्रयागराज वाले क्षेत्र में इसका एक भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, या उसका मूल नाम अली गुरसास्प था। तो अलाउद्दीन खिलजी या अली गुरसास्प ने इसकी हत्या कर दी और इस तरह इसका शासनकाल खत्म होता है। साथियों, एक और आपका डाउट है, वो डाउट आपका मुबारक शाह खिलजी को लेकर के है। क्या ये वास्तव में खिलजी वंश का अंतिम शासक था? नहीं था। ये पूरी कहानी जब मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी पढ़ाऊंगा तो वहां आपको बताऊंगा। जैसे अभी बहुत सी बातें हैं, इसके बीच में एक 4 महीने के लिए एक सुल्तान बनता है, मलिक काफूर उसका संरक्षक होता है, शहाबुद्दीन उमर, आखिर में खुसरो खान की कहानी भी आती है। तो वो पूरी बातें जब हम कल की क्लास में अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी पढ़ेंगे तो वहां हम डिटेल में डिस्कस करेंगे साथियों। ठीक है, चलिए तो अब हमारे आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं और हमारा आज का टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी। आज और कल की क्लास में 2 दिन ये टॉपिक चलने वाला है साथियों। तो पहले हम जान लें कि हमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक जानने हैं। तो देखो, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे उसके एक सामान्य परिचय से, उसके एक जनरल इंट्रोडक्शन से। हमारी शुरुआत होगी उसके परिचय से, उसके इंट्रोडक्शन से। यहाँ हम जानेंगे कि उसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे वो अमीर ए तुजुक के पद पर था, उसे कड़ा मानिकदार का इक़्तिदार बनाया गया था। ये सारी बातों की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की, जैसे ही वो सुल्तान बना तो उसने 2 सपने देखे थे, हम उन सपनों के बारे में भी बात करेंगे, क्या क्या उसके स्वप्न थे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे उसके राजत्व के सिद्धांत के बारे में। हमारा दूसरा टॉपिक होगा उसकी किंगशिप की थ्योरी को पढ़ना। हमने पिछली इससे पहले जो हमने कक्षाएं की थी वहां हमने बलबन के राजत्व का सिद्धांत पढ़ा था, वहां हमने बलबन की किंगशिप थ्योरी को पढ़ा था। तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि आप सभी लोगों को पता है कि राजत्व क्या कहलाता है, किंगशिप क्या कहलाता है, इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा साथियों। ठीक है, तो हम राजत्व के सिद्धांत को पढ़ेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे अगले इसमें आरंभिक समस्याएं और साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार के कारण इतिहासकार लेनपूल ने अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत का समुद्रगुप्त कहा है। बिकॉज ऑफ द एम्पायर एक्सपेंशन पॉलिसी, जो लेनपूल नाम के हिस्टोरियन है, इन्होंने कहा है समुद्रगुप्त ऑफ द सल्तनत। इन्होंने कहा है समुद्रगुप्त ऑफ द सल्तनत। तो इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। एक बार मैं आपको बेसिक बातें या बेसिक आइडिया लिख करके क्लियर कर देता हूं कि आखिर हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी बातों को हमें समझना है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, जब हम अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने में हमारा क्रम क्या रहेगा। तो 1296 में ये राजा बनता है और 1316 तक ये राजा बना रहा। इसकी डेथ होती है 1316 में और बहुत बुरी मौत मरता है, बहुत ही बुरी तरीके से डेथ होती है। तो पहला टॉपिक जो अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ते समय हम पढ़ेंगे वो तो हम इसका परिचय अर्थात इंट्रोडक्शन, किसकी शुरुआत कैसे हुई, इन सभी बारे में हम चर्चा करेंगे। परिचय पढ़ने के बाद हम इसके राजत्व के सिद्धांत को डिस्कस करेंगे कि किंगशिप थ्योरी क्या थी। किंगशिप थ्योरी क्या थी। राजत्व का सिद्धांत पढ़ने के बाद, किंगशिप थ्योरी पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे साथियों और इसकी आरंभिक चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे कि जब ये सुल्तान बना तो इसे किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नव मुसलमानों का विद्रोह हो तो जो इसके इनिशियल चैलेंजेस रहे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आरंभिक चुनौतियां पढ़ने के बाद, इनिशियल चैलेंजेस पढ़ने के बाद हम आगे जाएंगे और हम चर्चा करेंगे
इसके मंगोल नीति के बारे में। 6 बार मंगोलों ने आक्रमण किया। जो मंगोल हैं उन्होंने 6 बार यहाँ पर अटैक किया। तो हम मंगोल पॉलिसी के बारे में भी पढ़ेंगे, मंगोल नीति कि कैसे, यहाँ हम जफर खान की कहानी को पढ़ेंगे। जैसे बलबन के पास एक शेर खान था ना, जो बहुत वीरता से मंगोलों से लड़ा था और फिर बलबन ने उसको मरवा दिया था, ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी के पास एक जफर खान था। जफर खान के बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट डायलॉग है कि जब भी मंगोलों के घोड़े पानी नहीं पीते थे ना, तो मंगोल अपने घोड़ों से कहा करते थे, पानी क्यों नहीं पी रहा है, क्या तूने जफर को देख लिया है? पानी क्यों नहीं पी रहा है, क्या तूने जफर को देख लिया है? तो जफर खान की कहानी को पढ़ेंगे। पहली बार मंगोल दिल्ली आ जाएंगे इसी के शासनकाल में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में पहली बार मंगोल बिल्कुल दिल्ली के पास डेरा डाल लेंगे और फिर जफर खान उनको हराएगा। तो वो कहानी भी हम समझेंगे। इसके बाद आज ही की क्लास में हमें चर्चा करनी होगी इसके साम्राज्य विस्तार के बारे में, कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, कैसे इसने अपने एम्पायर का एक्सपेंशन किया। और प्यारे दोस्तों, जब हम साम्राज्य विस्तार की बात करेंगे, जब हम एम्पायर के एक्सपेंशन की बात करेंगे, तो हम 2 जगह साम्राज्य विस्तार को देखेंगे। एक उत्तर भारत में अर्थात नॉर्थ इंडिया में, मैप के थ्रू आपको सारी बातें हम समझाएंगे, तो परेशान नहीं होना है। और दूसरा हम दक्षिण भारत में बात करेंगे, अर्थात हम साउथ इंडिया में बात करेंगे। अब दक्षिण भारत के प्रति इसने बिल्कुल समुद्रगुप्त की नीति अपनाई। आपको याद है हमने प्राचीन भारत में समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था, और समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के राज्यों के संबंध में नीति अपनाई थी कि वहां पर जो लोग शासन कर रहे हैं उन्हीं को शासन करने दिया था। ठीक इसी तरह की नीति को, इसको अप्रत्यक्ष नियंत्रण बोला जाता है, इसे इनडायरेक्ट कंट्रोल बोला जाता है। तो इसने भी अप्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति अपनाई। तो लैनपूल, जो कि एक इतिहासकार है, लैनपूल, वो कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सल्तनत का समुद्रगुप्त है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत का समुद्रगुप्त लैनपूल बोल देता है। ये हमारे आज की क्लास के टॉपिक रहेंगे। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे साथियों, तब हमें इसके सुधारों के बारे में पढ़ना है। अब ये मैं यहां से मान के चलना कि मैं लेकर के आ रहा हूं, अब थोड़ा समझ जाइएगा। फिर हमें इसके सुधारों के बारे में पढ़ना है कि इसने क्या क्या सुधार किए, इसके क्या क्या रिफॉर्म हुए। हम रिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सुधारों में एक इसकी है बाजार नियंत्रण व्यवस्था, जिसके लिए ये जाना जाता है बाजार नियंत्रण व्यवस्था, अर्थात मार्केट या प्राइस कंट्रोल सिस्टम, मार्केट कंट्रोल। ठीक है, बाजार नियंत्रण व्यवस्था। फिर दूसरा, इसने भू राजस्व सुधार किए थे। इसने मसाहत प्रणाली की शुरुआत की थी साथियों, तो हम मसाहत प्रणाली के बारे में भी पढ़ेंगे। एक लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म, जिसमें ये मसाहत प्रणाली की शुरुआत करता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसने सैन्य सुधार किए। पहला समय रहेगा जब ये स्थायी सेना रखी जाएगी और हुलिया और दाग प्रथा की शुरुआत होगी। हुलिया और दाग प्रथा की शुरुआत होगी। सैनिकों को नगद वेतन दिया जाएगा, कैश में पेमेंट की जाएगी। फिर इसके अलावा इसके कुछ अन्य सुधार भी रहे, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर 7वें पॉइंट में हम इसकी वास्तुकला के बारे में भी जान पाएंगे कि आर्किटेक्ट क्या था। जैसे अलाई दरवाजा बनवाया, जमैयत खाना मस्जिद बनवाई, और आखिर में हम इसकी मृत्यु के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी डेथ कैसे हुई, बहुत ही बुरी मौत होती है इसकी। मलिक काफूर, जो इसका सबसे ज्यादा क्लोज था, वही इसके साथ धोखा करता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये सारी बातें आपको याद रखना है। अच्छा, एक छोटा सा काम करता हूं साथियों, समझने की कोशिश करना, बाकी पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ने से पहले एक बात अपने दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है। एक बहुत बेसिक बात मैं आपको बता रहा हूं। देखो, अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बनता है, तो सुल्तान बनने के साथ ही वो एक उपाधि धारण करता है, और उपाधि था सिकंदर ए सानी। मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन ये कंसेप्ट आपको बताना जरूरी है ताकि बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आए। तो जब अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनता है, तो वो एक उपाधि धारण करता है, सिकंदर ए सानी की उपाधि। सिकंदर ए सानी का मतलब ये था द्वितीय सिकंदर। द्वितीय सिकंदर मतलब सेकंड अलेक्जेंडर।
सेकंड अलेक्जेंडर। सर इसका मतलब क्या है, क्या इसका अर्थ है? तो जब ये सुल्तान बनता है और सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करता है और अपने दरबार के सभी लोगों को बताता है कि मेरा सपना है कि मैं विश्व विजय करूं। इसका सपना सिर्फ भारत को जीतने का नहीं था, इसका सपना था कि मैं पूरी दुनिया को जीतूं। बहुत मुश्किल से इसके अधिकारी इसको कन्विंस कर पाते हैं कि देखिए, सिकंदर के समय परिस्थितियां बहुत अलग थी। अलेक्जेंडर ने जब विश्व विजय की थी उस समय सिचुएशन बहुत अलग थी। अब परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। अब उन जगहों पर जहां जहां सिकंदर जीता था वहां बड़े बड़े राज्य बन चुके हैं, वहां बड़े बड़े एम्पायर बन चुके हैं। तब ये सपना अपना इसका अधूरा सपना माना जाता है। तब ये कहता है कि ठीक है, अगर विश्व नहीं तो कम से कम भारत विजय का सपना पूरा करते हैं। और इसने फिर ये काम किया भी। ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को इसने इन्वेड किया, लगभग पूरे भारत पर इसने अलग अलग समय पर आक्रमण किया। अब ये बात मैं आपको शुरू में ही क्यों बता रहा हूँ कि सर अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा है और आप ये हमको बता रहे हो? ये इसलिए बता रहा हूँ कि जितनी भी अलाउद्दीन खिलजी की नीतियां आप देखना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको एक चश्मा लगाना पड़ेगा और वो चश्मा होगा साम्राज्यवाद। वो सपना होगा इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद का सपना, या पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, विस्तार का सपना। एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि बलबन ने, जो बलबन है, उसने साम्राज्य की नींव रखी लेकिन साम्राज्य के विस्तार का काम अलाउद्दीन ने किया। बलबन लेड द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत वेयर अलाउद्दीन बिल्ट हिज एम्पायर। कितना अच्छा स्टेटमेंट है। बलबन के समय साम्राज्य विस्तार नहीं हो पाया क्योंकि बलबन चीजों को बेहतर करने में लगा रहा। बलबन के समय एक्सपेंशन नहीं हो पाया, लेकिन जब बलबन स्ट्रॉन्ग करके चला गया तो अब अलाउद्दीन को बाकी चीजें सेट मिली थी। अलाउद्दीन का काम था कि अब वो इसका विस्तार करे। तो दिल्ली सल्तनत में विस्तारवाद की शुरुआत, दिल्ली सल्तनत में एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की शुरुआत ही अलाउद्दीन खिलजी के समय होती है। पहले दोस्तों एक बात आपको याद रखना है। अब ये इसलिए याद रखना है कि वो जितने भी काम करेगा, जितने भी काम वो करेगा, उन सब के कोर में यही ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आप पढ़ेंगे कि क्यों वो स्थायी सेना रख रहा है, तो आप जान पाओगे कि उसका उद्देश्य भी क्या है, साम्राज्यवाद को आगे बढ़ाना। समझेंगे हम क्यों वो परमानेंट आर्मी रख रहा है। स्थायी सेना है, बहुत बड़ी सेना है, लगभग 5 लाख लोगों की सेना है। इन 5 लाख लोगों को वो नगद वेतन देना चाहता है। इतना कैश है नहीं, तो फिर वो क्या करेगा, वस्तुओं के दाम को कम कर देगा। तो वस्तुओं के दाम को कम करने के लिए वो बाजार नियंत्रण व्यवस्था लेकर के आता है। वस्तुओं का दाम करने के लिए वो प्राइस कंट्रोल सिस्टम लेकर के आता है। इतने में भी काम नहीं हुआ कि भाई साहब कैश पेमेंट करना है। अब कैश पेमेंट करना है तो पता पड़ा 5 लाख लोग हैं, उनका डेटा कैसे रखोगे, कोई ऑनलाइन सिस्टम तो है नहीं। तो उसने कहा कि हर एक सैनिक होता था, सैनिक के पास एक अपना घोड़ा भी होता था। तो कहा कि सैनिकों का हुलिया बनाओ और उसके पास जो घोड़ा है उस पर दाग बनाओ। तो हुलिया और दाग की प्रथा है कि एक आइडेंटिटी रहेगी और उसी आइडेंटिटी के आधार पर वेतन दिया जाएगा, उसी के बेसिस पर सैलरी दी जाएगी। कहा कि इतने से काम नहीं बन रहा, साम्राज्यवाद करना है तो युद्ध बहुत लड़ने हैं, युद्ध बहुत लड़ने हैं तो पैसा बहुत चाहिए। तो कहा कि जितना भी टैक्स है 50% टैक्स कर दो, वो 50% टैक्स कर देगा और 2 नए कर और बना दो। तो इसके समय 3 मुख्य कर हो जाएंगे, 2 और नए कर लगा देगा लोगों पे, 50% टैक्स कर देगा, बाजार की कीमतों को नियंत्रित करेगा। इन सब का मसाहत प्रणाली की शुरुआत करेगा। कहेगा कि जितने भी सामंत हैं, जितने भी सामंतों को तो ये बर्बाद कर देता है, जितने भी सामंत हैं उन सब से जो जो जमीन उनको दी गई थी सब वापस ले लो। पूरे छोटे जमींदारों को खत्म कर देगा, पूरे छोटे जमींदारों को, सारी जमीन को खालसा भूमि में परिवर्तित कर देगा। खालसा भूमि का मतलब होता है सरकारी भूमि में परिवर्तित कर देगा। पूरे लैंड को लेकर के उसको गवर्नमेंट लैंड में परिवर्तित कर देगा। गवर्नमेंट लैंड का मतलब था उसको खालसा भूमि में बदल देगा। कोर ऑब्जेक्ट क्या है कि भाई साहब हमको साम्राज्य का विस्तार करना है, हमें एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंशन करने के लिए युद्ध लड़ना है, युद्ध लड़ने के लिए पैसा चाहिए। अब हमने 5 लाख लोगों की स्थायी सेना रखी है, 5 लाख लोगों की हमने एक ऐसी मिलिट्री रखी है जो परमानेंट है, जिन्हें हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, जिन्हें हम कैश पेमेंट कर रहे हैं।
अब अगर उन्हें हम कैश पेमेंट करें तो कैश चाहिए। अब इतनी सैलरी आप दे नहीं सकते कि उसके खर्चे निकल जाए। तो कहा कि लोगों को ज्यादा पैसा क्यों चाहिए, क्योंकि महंगा सामान आ रहा है। कह रहा महंगाई ही कंट्रोल कर लो, हम 100 रुपए का तुमको सैलरी देंगे, अभी तुमको कम लगेगी 100 रुपए की सैलरी, लेकिन मान के चलो कि अभी आप जो रोटी खाने, आप गेहूं लेने जा रहे हो बाजार में, अभी गेहूं आपको 80 रुपए किलो मिल रहा है, मैंने कहा अब गेहूं आपको 1 रुपए किलो मिलेगा, तो वो 100 रुपए की वैल्यू बढ़ गई। शैम्पू लेने जाओगे, 1 रुपए में एक बोतल शैम्पू मिल जाएगा, आप खुश। लाइट का बिल आपका 2 रुपए आएगा, तो अब आपके लिए वो 100 रुपए भी 1 लाख के बराबर हो गए। तो उसने मूल जड़ को पकड़ा और उसी को ठीक कर दिया। और आपको पता है ये सब कुछ काम किया जा रहा है एक अनपढ़ सुल्तान के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा लिखा नहीं था, अलाउद्दीन खिलजी की कोई भी शिक्षा नहीं हुई थी। तो अब जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसमें एक चश्मा अपनी आंख पे लगा के रखना कि अलाउद्दीन खिलजी का जो मूल उद्देश्य रहेगा साथियों, वो साम्राज्य का विस्तार रहेगा, वो एम्पायर का एक्सपेंशन रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो अब हम टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत प्यार मोहब्बत से सारी चीजों को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के सामान्य परिचय की। ठीक है, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के एक जनरल इंट्रोडक्शन की, कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या है ये पूरी कहानी को जरा समझने की कोशिश करना। देखो, तो हम ये जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी कौन है। तो अगर ये पूछा जाए तो हम जानते हैं कि जलाल खिलजी का, जो जलाल खिलजी है, तो जलाल खिलजी का ये भतीजा था, नंबर 1, और बहुत प्यारा भतीजा, बहुत प्यार दिया था जलाल खिलजी ने अपने बचपन में। फिर दामाद भी था, अपनी बेटी का विवाह जलाल ने अलाउद्दीन के साथ किया था। तीसरा, इसे एक पोस्ट दी थी और उस पोस्ट को कहा जाता है अमीर ए तुजुक। ये प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा, अमीर ए तुजुक, ये पूछा गया है, याद रखेंगे। इसे एक पोस्ट दी थी और पोस्ट कौन सी है जी? पोस्ट है अमीर ए तुजुक। ठीक है, अमीर ए तुजुक की पोस्ट दी थी। ठीक, इसके अलावा जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसे कड़ा मानिकपुर वाला जो इलाका है, कड़ा मानिकपुर वाला जो इलाका है, तो कड़ा मानिकपुर क्षेत्र की इक्तादारी भी मिली थी। तो ये पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर वो था कौन। तो वो जलाल उद्दीन खिलजी का भतीजा था, वो जलाल उद्दीन खिलजी का दामाद था, वो जलाल उद्दीन खिलजी के प्रशासन में अमीर ए तुजुक के पद पर था और उसे कड़ा और मानिकपुर का इक्तादार बनाया गया था। ही वॉज नेफ्यू, ही वॉज सन इन लॉ ऑफ जलाल उद्दीन खिलजी। जलाल उद्दीन खिलजी appointed him the Iqtadar of Kada and Manikpur, and he was also posted as Amir e Tujuk under the जलाल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, दूसरा, उसका शुरुआती नाम अलाउद्दीन खिलजी नहीं था प्यारे दोस्तों। इसका जो मूल नाम था, जो इसका मूल नाम है, अर्थात इसका जो ओरिजिनल नाम था, वो था अली गुरसास्प, वो था अली गुरसास्प, ये इसका मूल नाम था। तो ये प्रश्न भी कई बार, बहुत बेसिक प्रश्न है लेकिन पूछ लिया जाता है कि ये अली गुरसास्प इसका ये नाम था। ठीक है, अब थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं इसके राज्य अभिषेक के बारे में, कि इसका राज्य अभिषेक कैसे हुआ। इसकी कहानी है, हमने पूरी कहानी आपको सुनाई थी, दोबारा आपको वो कहानी सुना देंगे। हम राज्य अभिषेक की बात कर लेते हैं, अर्थात हम कोरोनेशन की बात कर लेते हैं कि इसका कोरोनेशन कैसे हुआ। तो वही पूरी की पूरी कहानी है जो हमने कल आपको बताई थी कि 2 बार इसका राज्य अभिषेक हुआ है, 2 बार इसका कोरोनेशन हुआ है। एक इसका राज्य अभिषेक हुआ है जून 1296 में और एक इसका राज्य अभिषेक हुआ है अक्टूबर 1296 में। तो 2 बार इसका कोरोनेशन हुआ है। फर्स्ट कोरोनेशन होता है जुलाई, माफ कीजिए जुलाई है, जून की जगह जुलाई, जुलाई 1296 में। कई जगह जून लिखा है तो आप परेशान मत होना, जून जुलाई लिख लेते हैं सबसे अच्छा, जून जुलाई 1296 में। और दूसरा इसका कोरोनेशन होता है अक्टूबर में। अब ये पूरी कहानी क्या है, पूरी स्टोरी क्या है, जरा ये समझते हैं।
देखो, पहला राज्य अभिषेक कैसे हुआ इसका? तो पहला राज्य अभिषेक कड़ा वाले इलाके में हुआ था। ये वही समय है जब ये अपने चाचा जलाल उद्दीन खिलजी को मार डालता है। याद कीजिए, हमने एक कल कहानी डिस्कस की थी कि जलाल इससे मिलने के लिए जाता है और वहां नदी के किनारे ये धोखे से उसकी हत्या कर देता है, और उसकी हत्या करने के बाद तुरंत इसे राजा बनाया जाता है, सुल्तान बनाया जाता है। और फिर बरनी का हमने वो एक फेमस स्टेटमेंट पढ़ा था कि शहीद सुल्तान के कटे हुए सर से अभी रक्त की बूंदें गिर ही रही थी कि शाही चंदोबा अलाउद्दीन के सर पर रख दिया गया और उसे दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बना दिया गया। तो ये वही समय है जब ये मारेगा, किसको मारेगा? जलाल उद्दीन खिलजी को मारेगा, और तुरंत इसे अगला सुल्तान घोषित कर दिया जाएगा। तुरंत इसे अगला सुल्तान घोषित कर दिया जाएगा साथियों, ठीक है। इसी के साथ एक होता है अक्टूबर 1296 में, ये होता है लाल महल। लाल महल दिल्ली, ठीक है। लाल महल वही है जिसको बलबन ने बनवाया था। तो दूसरा इसका जो राज्य अभिषेक होता है वो लाल महल दिल्ली में होता है। अब इसके पीछे की ना थोड़ी सी कहानी समझना, क्या स्टोरी है। स्टोरी को मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी कहानी और है, इसको भी जरा समझने की कोशिश करना साथियों, ध्यान दीजिएगा। अच्छी कहानी है, बस थोड़ा सा आपको जानकारी मिल जाएगी कि ये कहानी आगे बढ़ी कैसे। तो देखो, हम ये जान पाए कि पहला इसका जो राज्य अभिषेक हुआ वो कहां पर हुआ, तो उस समय ये कड़ा में था। यहां इसका पहला राज्य अभिषेक होता है कड़ा वाले इलाके में। अब इसको यहां से कहां तक जाना है? दिल्ली तक जाना है। पर बीच का रास्ता इतना आसान नहीं है जितना आपको दिखाई दे रहा है। अब एक छोटी सी स्टोरी इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। देखो, इसका जो जलाल उद्दीन खिलजी का जो परिवार है, जलाल उद्दीन खिलजी का जो परिवार है वो दिल्ली में था। इसकी जलाल उद्दीन खिलजी की एक पत्नी थी जिसका नाम था मलिक ए जहां। मलिक ए जहां एक टाइटल था जो कई लोगों को दिया गया, तो ऐसे परेशान नहीं होना है, रानी थी, बस इतना याद रखो, ठीक है। उसका उसके दो बेटे थे। एक बेटे का नाम था अरकली खान और दूसरे बेटे का नाम था कद्र खान, ठीक है। एक था अरकली खान और एक और बेटा था कद्र खान। अरकली खान जो है साथियों, ये बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल था। अरकली खान वही व्यक्ति है जिसने कई बार मंगोलों को हराया था। और अरकली खान जो कि जलाल उद्दीन खिलजी का बेटा है, वो इस समय मुल्तान में था। वो इस समय मुल्तान में था। और इसकी माँ और इसका भाई, ये दोनों अभी दिल्ली में थे। इसकी माँ छोटे बेटे को ज्यादा प्यार करती थी, तो इसने क्या किया कि छोटे बेटे कद्र खान को अगला सुल्तान घोषित कर दिया। अब छोटे बेटे को सुल्तान तो घोषित कर दिया, ना वो उसके पास शक्ति है, ना उसके पास योग्यता है, और ना ही बड़ी सेना का समर्थन है। इस बात से अरकली खान बहुत नाराज हो गया, जो कि मुल्तान में था, बहुत योग्य था। अरकली खान को पूर्व का रुस्तम कहा जाता था, रुस्तम ऑफ ईस्ट कहा जाता था। रुस्तम एक बहुत पावरफुल व्यक्ति रहा है इतिहास में, तो रुस्तम से तुलना करना मतलब आप बहुत शक्तिशाली हो। हम कहते हैं ना, तुम छुपे हुए रुस्तम हो, तो रुस्तम मतलब बहुत प्रतिभाशाली। तो अरकली खान इतना प्रतिभाशाली था। तो अलाउद्दीन खिलजी को जैसे ही पता चला कि अरकली खान मुल्तान में है और वो दिल्ली नहीं आ रहा है, अलाउद्दीन खिलजी बड़ा खुश हो गया। वो एक ही व्यक्ति से डरता था, वो था अरकली खान। उसने बहुत आसानी से कद्र खान को हराया। पूरा का पूरा परिवार, जलाल उद्दीन खिलजी का पूरा परिवार भागा, और भाग करके वो मुल्तान पहुंच गया। और अभी हम डिस्कस करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने उनको छोड़ा नहीं। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी राजा बना, उसने 40,000 लोगों की सेना मुल्तान भेजी थी और पूरे परिवार को खत्म करवा दिया। अरकली खान को मरवा दिया, कद्र खान को मार डाला, कि माता मलिक जहां को मार डाला, सबको मार डाला, क्योंकि वो बहुत डरता था कि कहीं ये विद्रोह करके दोबारा से दिल्ली का तख्त ना हथिया ले। और फिर कद्र खान को हराने के बाद वो दिल्ली पहुंचता है, और दिल्ली में बलबन के द्वारा बनाए गए लाल महल में अक्टूबर 1296 को इसका राज्य अभिषेक होता है, ठीक है। अक्टूबर 1296 को इसका राज्य अभिषेक होता है। अब जैसे ही कोई भी व्यक्ति सुल्तान बनता है ना, तो फिर वो उपाधियां धारण करना शुरू कर देता है। फिर वो उपाधियां धारण करना शुरू कर देता है, वो टाइटल्स लेना शुरू कर देता है।
तो इसने पहली जो उपाधि धारण की वो थी सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि द्वितीय सुल्तान, ठीक है। इसे जिले इलाही भी कहा जाता था, जिले इलाही, ठीक है। ये अपने आप को खलीफा का, ये अपने आप को खलीफा का नायाब भी कहता था। अच्छा, ये बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसने कभी भी अपने पद की स्वीकृति खलीफा से नहीं ली, ये मानते नहीं था इन चीजों में, बस खुद को ही इसने कहा कि मैं खलीफा का नायाब हूं। तो खलीफा से अपने पद की स्वीकृति नहीं ली, खुद ही ये कहता था कि मैं खलीफा का नायाब हूं। और एक उपाधि जो बड़ी फेमस है वो है यामीन उल खिलाफत की उपाधि, वो है यामीन उल खिलाफत की उपाधि, इसी को बोलते हैं अपन नायाब, ठीक है। तो ये उसने उपाधियां धारण की थी, ये सारे उसने टाइटल्स ले रखे थे साथियों। और 5 जनवरी 1316 के इसकी मौत हो जाती है, अल्टीमेटली इसकी डेथ हो जाती है। तो आइए अब इन बातों को एक बार हम पीपीटी से देख लेते हैं। जैसा यहाँ लिखा है कि बलबन ने सल्तनत का सुदृढ़ीकरण किया, जबकि अलाउद्दीन के समय सल्तनत के साम्राज्यवादी युग का आरंभ हुआ। इंग्लिश में भी लिखा है, while Balban strengthened the Sultanate, the imperialistic era of Sultanate began during Alauddin's time। फिर आगे आप देख पाइए साथियों, ये सारी बातें यहाँ लिखी हैं कि उसका मूल नाम क्या था, अली गुरशास्प, जलाल का भतीजा और दामाद था, कढ़ा मानिकपुर का इक्तादार था और अमीर ए तुजुक था। उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि ली, जिले इलाही की उपाधि ली, यामीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनिन की उपाधि धारण की। उसका राज्य अभिषेक पहली बार जुलाई 1296 को प्रयागराज कढ़ा में हुआ। दूसरा राज्य अभिषेक अक्टूबर 1296 को लाल महल में हुआ, जो कि बलबन ने बनवाया था। इसकी मृत्यु 5 जनवरी 1316 को होती है। तो उसका ओरिजिनल नेम क्या था, अली गुरशाप, नेफ्यू था, सन इन लॉ था जलालुद्दीन खिलजी का, इक्तादार था कड़ा मानिकपुर का और अमीर ए तुजुक। सिकंदर ए सानी का टाइटल लिया, जिले इलाही, और यामीन उल खिलाफत का टाइटल। उसका कोरोनेशन जो पहली बार हुआ वो जुलाई 1296 में हुआ, दूसरी बार अक्टूबर 1296 में हुआ। डेथ 5 जनवरी 1316 को हुई थी। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी है। यहीं से एक बार हम प्रश्न बना लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखो, एक प्रश्न हमारा क्या बनेगा कि अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो जवाब क्या होगा, अली गुरशाप। दूसरा प्रश्न बनेगा, अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली का सुल्तान कब बनाया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी को 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली इन 1296। ठीक। अगला सवाल पूछेगा, उसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी, कौन कौन से टाइटल लिए थे। तो सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी, यामीन उल मोमिनिन की उपाधि धारण की थी, और इसके अलावा जिले इलाही का टाइटल उसने ले रखा था साथियों। ठीक, ये बेसिक बातें आपको याद रखना है। जलालुद्दीन खिलजी ने उसको कौन सा पद दिया था। तो 2 पद थे, एक तो वो कड़ा और मानिकपुर का इक्तादार था, उसके अलावा उसे अमीर ए तुजुक की पोस्ट भी दी गई थी, अमीर ए तुजुक की पोस्ट भी दी गई थी साथियों। ठीक है, चलिए अब एक छोटी सी कहानी है। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के ने 2 सपने देखे थे, बहुत सारे सपने देखे थे, पर उसके 2 सपने अधूरे रह गए। 2 सपने उसके अधूरे रह गए। 2 ऐसे ड्रीम थे अलाउद्दीन खिलजी के, 2 ऐसे ड्रीम थे जो कि फुलफिल नहीं हो पाए। तो कौन कौन से सपने थे। तो उसका एक सपना था सिकंदर ए सानी बनने का, वो पूरा नहीं हो पाया। उसका एक सपना था सिकंदर ए सानी बनने का, ये पूरा नहीं हो पाया। सिकंदर ए सानी का मतलब हमने अभी आपको बताया कि पूरी दुनिया को जीतना चाहता था जैसे सिकंदर ने जीता था, लेकिन ये पूरा नहीं कर पाया। हालांकि इसने भारत पे बहुत सारे अभियान किए, लेकिन भारत के बाहर ये इसके अभियान नहीं कर पाया। तो एक तो ये उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। दूसरा, ये सल्तनत का पहला सुल्तान है, ये समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सल्तनत का
पहला सुल्तान था साथियों, जो एक नए धर्म की शुरुआत करना चाहता था, जिसने डिसाइड किया था कि वो एक नए धर्म की शुरुआत करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जो कि एक नए धर्म की शुरुआत करना चाहता था। ठीक है, इसने कहा भी था कि जैसे पैगंबर साहब ने एक नए धर्म की शुरुआत की थी, वैसे मैं भी अपने साथियों के साथ मिलकर के एक नए धर्म की शुरुआत करना चाहता हूं। फिर इसके कोतवाल थे अला उल मुल्क। अला उल मुल्क ने समझाया, बहुत विस्तार से अला उल मुल्क ने समझाया, तब जाकर के इसने अपना यह विचार त्यागा था। तो ये हमें 3 बार इतिहास में देखने को मिलता है कि जहां राजाओं ने एक नया धर्म शुरू करने की कोशिश की है। प्राचीन इतिहास में साथियों याद कीजिए, तो प्राचीन इतिहास में सबसे पहली बार अशोक ने यह कोशिश की थी। याद आ रहा होगा आपको कि सर प्राचीन इतिहास में अशोक ने सबसे पहले ये कोशिश की थी। अशोक के बाद यहां हम आए तो अलाउद्दीन खिलजी, और अभी हम आगे बढ़ेंगे तो अकबर, हम अकबर की भी बात करेंगे। इन्होंने एक नए धर्म को शुरू करने की कोशिश की। तो ये प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है कि सल्तनत काल का वो कौन सा सुल्तान था जिसने एक नवीन धर्म की स्थापना का प्रयास किया, जिसने एक नए धर्म को स्थापित करने की कोशिश की। ठीक है, जिसने एक नए धर्म को स्थापित करने की कोशिश की। तो फिर आपको याद रखना है साथियों, यहां से प्रश्न बनते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। याद रहेगा। ठीक, आइए ये चीजें देख लेते हैं और फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। एक एक करके धीरे धीरे सारे पॉइंट कवर होते जाएंगे। तो यहाँ हमने लिखा भी है कि ये अलाउद्दीन खिलजी के अधूरे स्वप्न हैं। तो एक सिकंदर की तरह वो दुनिया को जीतना चाहता था, वो नहीं कर पाया। और दूसरा, उसने सिकंदर ए सानी का टाइटल लिया था, अर्थात द्वितीय सिकंदर या सेकंड अलेक्जेंडर का टाइटल उसने लिया था। द्वितीय सिकंदर, सेकंड अलेक्जेंडर का टाइटल उसने लिया था। अगला, एक नवीन धर्म की स्थापना का प्रयास उसने किया, पर यह भी पूरा नहीं हो पाया। अला उल मुल्क ने उसको समझाया था कि देखो ये सब मत करो, तब जाकर के उसने ये विचार का त्याग किया था। ठीक, तो ये माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी के अधूरे स्वप्न थे। ये अलाउद्दीन खिलजी के ऐसे सपने थे जो कभी भी पूरे नहीं हो पाए, जो कभी भी पूरे नहीं हो पाए। ठीक है, चलो अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर और हमें डिस्कस करना है राजत्व का सिद्धांत, अर्थात किंगशिप थ्योरी। मैं बार बार कह रहा हूं कि पीपीटी में सारी चीजें बहुत आसान भाषा में लिखी हुई होती है, लेकिन आप ब्लैंक पेज पे एक बार चीजों को समझ लिया करो। ब्लैंक पेज पे समझने से ना कहानियां बड़ी क्लियर हो जाती हैं, और कहानियों के रूप में जब जब आप इतिहास को समझना शुरू करोगे, आपको तथ्य रटने नहीं पड़ेंगे। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं अपनी तरफ से कि थोड़ा इतिहास आपको अलग तरह से पढ़ाया जाए। सिर्फ फैक्ट पढ़ करके ना चला जाऊं मैं क्लास में, उनके पीछे की थोड़ी सी कहानियां, थोड़ा सा कंसेप्ट, ये पढ़ते जाओगे तो फिर आपको और अच्छे से याद होगा। जैसे सिकंदर ए सानी की मैंने कहानी आपको बताई, नवीन धर्म की स्थापना की कहानी बताई, उसके राज्य अभिषेक की कहानी बताई, तो कहानियों के साथ तथ्य जल्दी याद हो जाते हैं। तो वही मेरा प्रयास है, उम्मीद है कि चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। चलिए, तो हम डिस्कस करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी, इसके राजत्व का सिद्धांत क्या था, इसका किंगशिप थ्योरी क्या था साथियों। किंगशिप थ्योरी, अब ये मैं मान के चल रहा हूं कि राजत्व का सिद्धांत क्या होता है ये आप लोग जान चुके होंगे, क्योंकि हम ये सब पढ़ चुके थे कि एक राजा कैसे शासन करेगा, एक राजा किस तरह की नीतियों को अपनाएगा। इसी को ही राजत्व का सिद्धांत कहा जाता है। कोई भी रूल करने के लिए किस तरह की पॉलिसीज को अडॉप्ट करता है, किस तरह की कोर फिलॉसफी को अडॉप्ट करता है, इसी को हम किंगशिप थ्योरी कहते हैं। अब राजत्व के सिद्धांत का जो पहला उल्लेख हमें दिखाई दिया वो बलबन के समय दिखाई दिया कि हाँ सर, बलबन नाम का एक शासक था और बलबन ने राजत्व का सिद्धांत अपनाया था। बलबन के बाद जो बहुत प्रमुख व्यक्ति आ रहा है राजत्व का सिद्धांत लेकर के, वो है अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन दोनों में एक अंतर है, चूंकि ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कई बार कंसेप्ट के रूप में, तो याद रखिएगा। बलबन का जो राजत्व का सिद्धांत था, इसका मूल उद्देश्य क्या था? इसका मूल उद्देश्य था कि वो सुल्तान की गरिमा को पुनः स्थापित करना चाहता था। वो सुल्तान की गरिमा को पुनः स्थापित करना चाहता था। बलबन
wanted to establish the dignity of सुल्तान पोस्ट, क्योंकि सुल्तान की पद की गरिमा बिल्कुल खत्म हो गई थी, लोगों के बीच से सुल्तान का भय भी खत्म हो गया था, तो वो सुल्तान के पद की गरिमा को दोबारा से स्थापित करना चाहता था, इसलिए उसने राजत्व का सिद्धांत अपनाया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय ऐसा नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत का मतलब था कि वो बड़े पैमाने पर साम्राज्यवाद करना चाहता था, वो बड़े पैमाने पर इंपीरियलिज्म करना चाहता था। ठीक है, तो साम्राज्यवाद के लिए, एक बहुत बड़े साम्राज्यवाद के लिए कि लोग उसकी बात को माने, उसने राजत्व के सिद्धांत को अपनाया। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि बलबन और अलाउद्दीन के राजत्व के सिद्धांत में क्या अंतर है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिहाइंड द किंगशिप थ्योरी ऑफ बलबन एंड अलाउद्दीन, आप एक लाइन में जवाब दोगे कि बलबन के राजत्व सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य सुल्तान के पद की गरिमा को पुनः स्थापित करना था, जबकि अलाउद्दीन के राजत्व का मुख्य उद्देश्य साम्राज्यवाद करना था। द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द किंगशिप ऑफ बलबन वाज टू री-एस्टैब्लिश द डिग्निटी ऑफ सुल्तान पोस्ट, व्हाइल द ऑब्जेक्टिव ऑफ अलाउद्दीन किंगशिप वाज इंपीरियलिज्म और एक्सपेंशन। ठीक है, चलो अब हम इसके राजत्व को समझते हैं कि क्या क्या बातें हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो अब हम अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व समझेंगे, किंगशिप ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, इसकी हम चर्चा करेंगे एक एक करके। देखो, सबसे पहला पॉइंट बलबन की तरह ही, बलबन से बहुत मिलता जुलता है। सबसे पहला पॉइंट रहेगा निरंकुशता। ठीक है, डिस्पोटिज्म या डिक्टेटरशिप, जो भी आप बोलना चाहो, आप डेस्पोटिज्म बोल दो, डिक्टेटरशिप बोल दो। और यह माना जाता है कि निरंकुशता इसकी बलबन से भी ज्यादा थी, ये उससे भी ज्यादा डेस्पोटिज्म में बिलीव करता था। ठीक है, इसने भी हिंसात्मक नीतियां अपनाई साथियों, वायलेंट पॉलिसीज अपनाई। युद्ध कर रहे हैं तो बड़े पैमाने पर लोगों को मार दे रहे हैं, 30-30 हजार लोगों को मार दे रहे हैं एक साथ, तो बहुत ही हिंसात्मक नीति थी, मतलब क्रूरता इसके अंदर भी भरी पड़ी थी। ठीक है, तीसरा, इसने भी कठोर न्याय को अपनाया। कठोर न्याय, स्ट्रिक्ट जुडिशियल सिस्टम, वेरी स्ट्रिक्ट जुडिशियल सिस्टम, बहुत ही कठोर न्याय व्यवस्था थी। ठीक है, अब अंतर कहां से आता है? अंतर अब अगले पॉइंट से आएगा। एक अंतर इस बात में आता है कि इसने नस्लीयता की नीति को नहीं अपनाया, इसने रेशियल सुप्रीमेसी की पॉलिसी को नहीं अपनाया, इसने योग्यता की नीति को अपनाया, इसने पॉलिसी ऑफ कैपेबिलिटी या मेरिट को अडॉप्ट किया। और ये हमने शुरुआत में भी चर्चा की थी। याद कीजिए, जब 1290 में जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बनता है तो उसी समय आरपी त्रिपाठी कहते हैं कि ये खिलजी क्रांति है, इट वॉज अ खिलजी रेवोल्यूशन। कारण उसका यही था साथियों, रीजन उसका यही था कि इन्होंने नस्लीयता की नीति को नहीं अपनाया। बलबन ने क्या कहा था? बलबन कहता था कि सिर्फ तुर्क लोगों को ही वो हायर करेगा, अगर तुर्की नहीं है तो उनको वो हायर ही नहीं करता था, सिर्फ तुर्क लोगों को ही वो हायर करता था, बाकी लोगों को हायर नहीं करता था। इसने योग्यता की नीति को अपनाया। ठीक है, इसने योग्यता की नीति को अपनाया साथियों, ये आपको याद रखना है। अगली चीज और निकल करके आती है कि उसने देवीय राजत्व को अपनाया था। इसने ये कहा कि जो हमारा राज्य है, मतलब हमारा जो शासन है, तो इसके शासन की हमें ईश्वर या खलीफा से मान्यता लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमें ईश्वर या खलीफा से मान्यता लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सुल्तान बना हूं क्योंकि मैं इसके योग्य हूं। बलबन क्या कहता था? बलबन देवीय राजत्व को अपना रहा है, डिवाइन किंगशिप को अपना रहा है। बलबन ईश्वर से कह रहा है कि मैं नियामत, हालांकि बाद में इसने भी बदला, बाद में ये भी अपने आप को जिल्ले इलाही बोल देता है, लेकिन शुरुआत में इसने यही कहा था कि नहीं, मैं अपनी योग्यता से बनाऊं, मेरा इसमें ईश्वर का कोई योगदान नहीं है। और खलीफा से इसने कभी भी अपनी ऑथेंटिसिटी प्रूफ नहीं करवाई।
खुद को खलीफा का नायब जरूर कहता था, लेकिन खलीफा से ना इसने कोई परमिशन ली, ना खलीफा के हिसाब से इसने शासन किया। ठीक है। सबसे बड़ी चीज जो इसके बाद निकल करके आती है वो अगला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला सुल्तान था जिसने धर्म और राजनीति को अच्छे से पृथक करने की कोशिश की, और इसने कहा कि मैं शरीयत के हिसाब से पूरी तरह से कानून नहीं चलाऊंगा। ठीक है। इसका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, इसका एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, और जिसमें वो कहता है कि मैं और मेरे पूर्वज मुस्लिम रहे हैं, मगर मैं वही करूंगा जो राज्य के हित में है, चाहे वो शरीयत के खिलाफ ही क्यों ना हो। ये कहता है कि मैं जानता हूं कि मैं खुद एक मुसलमान हूं और मेरे पूर्वज भी मुसलमान रहे हैं, लेकिन मैं वही काम करूंगा जो राज्य के हित में होगा, चाहे उसके लिए मुझे शरीयत, शरीयत मतलब होता है मुस्लिम कानून, चाहे मुझे शरीयत के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। तो इसने कई ऐसे मामले आए हैं जब इसने शरीयत का पालन नहीं किया, कई ऐसे मामले आए हैं जब इसने शरीयत का पालन नहीं किया। हमेशा इसने राज्य कल्याण को या मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ स्टेट को ये आगे रखता था कि राज्य का अधिकतम कल्याण होना चाहिए। ठीक है, राज्य का अधिकतम कल्याण होना चाहिए। ओके। अब बरनी भी यही लिखता है, बरनी भी इसके बारे में लिखता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी राजा बना तो उसने शरीयत के नियमों से अपने आप को पूरी तरह से दूर कर दिया। जब अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना तो उसने शरीयत के नियमों से अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया। When Alauddin became the Sultan, he freed himself from all the restriction imposed by the शरीयत। ये सारी बातें इसके बारे में फेमस है साथियों। तो यही इसके राजत्व का सिद्धांत था, यही बातें आपको याद रखनी है। यहीं से स्टेटमेंट वाले सवाल बन जाते हैं, तो वो एक बार आप देख लेना। तो निरंकुशता है, अत्यंत कठोर न्याय विधान है, ईश्वर के स्थान पर सामर्थ्य को शक्ति का स्रोत माना है, नस्लवाद के आधार पर योग्यता है, और धर्म और राजनीति का पृथक्करण है। बरनी कहता है कि जब उसने राजत्व प्रदान प्राप्त किया तो वह शरीयत के, ये शरण हो गया, शरीयत के नियमों से स्वतंत्र था। ठीक है। इसके बाद उसका खुद का स्टेटमेंट है कि मैं और मेरे पूर्वज मुसलमान रहे हैं, मगर मैं वही करूंगा जो राज्य के हित में है, चाहे वो शरीयत के खिलाफ ही क्यों ना हो। शरीयत के वर्जित कानून अपरिहार्य रूप से लागू होने चाहिए, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद के कानून अपनाने से शासन जो है वो मुश्किल होगा। तो वो सारी चीजें हैं वो अपने हिसाब से कर रहा है, वो अपने हिसाब से चीजों को मॉडिफाई करता है साथियों। ठीक। तो ये उसके राजत्व का सिद्धांत है, ये उसके किंगशिप की थ्योरी। तो क्या क्या बातें याद रखना है? पहला सुल्तान है जिसने धर्म और राजनीति को पूरी तरह से पृथक करने की कोशिश की और कहा कि वो राज्य कल्याण को ऊपर रखेगा, ना कि धर्म को। निरंकुशता, डेस्पोटिज्म था। नस्लीयता की नीति का त्याग किया और योग्यता की नीति को अपनाया। He adopted the policy of merit instead of the racial supremacy. Instead of the racial supremacy. इस तरह की नीतियों को वो अपनाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आरंभिक समस्याओं के बारे में बात करते हैं कि इनिशियली उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और कैसे उसने इन समस्याओं से मुक्ति पाई या निजात पाया। अब एक एक करके समझते हैं समस्याओं के बारे में। देखो, दो तरह की समस्याएं, जब भी कोई व्यक्ति सुल्तान बनता है ना, तो दो तरह की समस्याओं का उसको सामना करना पड़ता है। जब भी कोई व्यक्ति सुल्तान बनता है तो उसे दो तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक तो विद्रोह, अलग अलग लोग उसके खिलाफ विद्रोह करेंगे, रिवोल्ट करेंगे, और दूसरा अमीरों के षड्यंत्र। अमीरों के षड्यंत्र। कोई भी व्यक्ति सुल्तान बनेगा तो उसे इन दो चीजों का सामना करना ही पड़ेगा। जो अमीर होते हैं उनके द्वारा की जाने वाली कंस्पिरेसी। अब विद्रोह कौन कौन कर सकता था? तो विद्रोह में दो तीन लोगों के नाम आते हैं। जैसे पहला, उसे डर था कि यार जो मुल्तान में अरकली खान है या जलाल उद्दीन खिलजी का परिवार है, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग विद्रोह कर दें। तो उसने 40,000 लोगों की सेना भेजी और इन सबको मार डाला। तो एक चीज खत्म।
अरकली खान का कोई खतरा नहीं, सब मर गए। जलालुद्दीन के परिवार के सभी लोगों को इसने मार डाला। फिर जब ये अपने शासन की शुरुआत करता ही है, तब ये गुजरात भेजता है अपनी सेना को। गुजरात अभियान करता है, गुजरात कैंपेन करता है। अब गुजरात अभियान में इसकी मदद किसने की थी? तो इसकी मदद की थी नव मुसलमानों ने। जो नव मुसलमान थे साथियों, जो नियो मुस्लिम थे। अब याद करें पुरानी कहानी को, तो हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था कि जलालुद्दीन खिलजी के समय 4000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म को अपनाया था, और वो दिल्ली के पास जिस क्षेत्र में रहते थे उसे मंगोलपुरी कहा जाता था। दिल्ली के पास वो जिस क्षेत्र में रहते थे उसे मंगोलपुरी कहा जाता था। तो ये समझ पाइए साथियों कि जो मुल्तान में अरकली खान है, उसका परिवार है, गुजरात अभियान करता है, नव मुसलमान इसकी नव मुसलमान, तो जीतने के बाद ये जो नव मुसलमान है ये विद्रोह कर देते हैं। तो इस विद्रोह को भी वो खत्म कर देता है, विद्रोह करते हैं उसको भी खत्म कर देता है। फिर दिल्ली में एक व्यक्ति होता है हाजी मौला। दिल्ली में एक व्यक्ति होता है हाजी मौला, ये भी विद्रोह कर देता है। ये गुजरात में था, ये विद्रोह कर देता है, तो इसको भी वो खत्म कर देता है। तो ये शुरुआत में 3 विद्रोह उसने झेले। मुल्तान में कोई विद्रोह नहीं किया था। मुल्तान के प्रति उसका डर था कि ऐसा ना हो कि जलालुद्दीन का परिवार आ जाए और हम पर अटैक कर दे, तो उसने जलाल के परिवार को पूरी तरह से खत्म कर दिया। नव मुसलमानों ने विद्रोह किया, जो मंगोल थे, जो मुसलमान बने थे, उन्होंने विद्रोह किया, उस विद्रोह को भी उसने शांत कर दिया। और दिल्ली में हाजी मौला नाम का एक व्यक्ति था, उसने विद्रोह किया था, वो भी खत्म कर दिया। तो ये 3 बेसिक थे। अब आता है अगला षड्यंत्र, जिससे निपटना थोड़ा मुश्किल है, अमीरों का षड्यंत्र। अब हमने पहले देखा है, पिछली कक्षाओं में हम ये समझ चुके हैं कि सर सबसे खतरनाक तो यही लोग हैं, सबसे खतरनाक लोग यही हैं, ये बहुत षड्यंत्र करते हैं सर, बहुत षड्यंत्र करते हैं। तो एक एक करके इसने अमीरों के षड्यंत्र को खत्म करना शुरू किया, और इसने अलग अलग नीतियां अपनाई। जैसे सबसे पहली इसने जो नीति अपनाई, इसने जितने भी छोटे जमींदार थे, छोटे जमींदार या छोटे सामंत, इन सब की जमींदारी खत्म कर दी। इन सब की जमींदारी को इसने खत्म कर दिया। तो कहा जाता है कि ये वो सुल्तान था जिसने छोटे सामंतों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। खत्म कैसे किया? कि जितनी भी जमीनें इन लोगों को दी गई थी, अब अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से जमीन दी जाती है। हो सकता है किसी को कोई जमीन दान में दी गई हो सकता है किसी को कोई जमीन धर्म के लिए दी गई हो सकता है किसी को कोई जमीन वेतन के रूप में दी गई हो। वो सारी जमीन उसने वापस मंगा ली, वो सारी जमीन उसने वापस मंगा ली, और सबको उसने सरकारी भूमि में बदल दिया, सबको उसने गवर्नमेंट की भूमि में बदल दिया। और सरकारी भूमि के लिए खालसा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लो सोच के देखो कितना भयंकर काम होता है कि जिसको आपने जमीन दी हुई थी, आपने, मुझे एक जमीन थी मेरे पास, मैं शक्तिशाली था क्योंकि मेरे पास जमीन का एक टुकड़ा था, मैं पावरफुल हो गया था क्योंकि मेरे पास जमीन का एक टुकड़ा था, आपने मुझसे वो जमीन छीन ली। एक व्यक्ति है जिसको आपने गिफ्ट में जमीन दी है, एक व्यक्ति है जिसको आपने उपहार के रूप में जमीन दी है, आपने उससे भी वापस ले ली। एक व्यक्ति है जिसको धर्म करने के लिए आपने जमीन दी है, उससे भी आपने जमीन वापस ले ली। जमीन से ही तो पैसा आ रहा था ना, वही तो उनकी शक्ति थी, सबसे जमीन वापस ले ली और सबको उसने सरकारी भूमि में कन्वर्ट कर दिया, खालसा भूमि में बदल दिया। दूसरा कहा कि ये विद्रोह कैसे करते हैं, तो उसने कहा कि सर ये विद्रोह करते हैं, ये आपस में शादियां कर लेते हैं। अब ये आपस में शादी कर लेते हैं, तो जब ये आपस में शादी करते हैं तो इनकी ताकत बढ़ जाती है, और ताकत बढ़ जाती है तो विद्रोह कर देते हैं। तो इसने एक नियम बनाया कि कोई भी अमीर अगर आपस में शादी कर रहे हैं तो पहले लिखित अनुमति लेना पड़ेगा, पहले सुल्तान से परमिशन लेना पड़ेगा, तभी आपस में शादी कर पाओगे। फिर कहा कि और क्या कर रहे हैं, कह रहे सर ये सब लोग रात में शराब पीने बैठते हैं, शराब पीते हैं दरबार के बाद महलों में। कहा कि शराब बंद कर दो, शराब बंद कर दी, नहीं पियोगे शराब, नहीं मिलोगे, कोई फालतू के आइडियाज नहीं आएंगे।
शराब ही नहीं पियोगे कोई भी नए आइडियाज नहीं आएंगे। शराब ही पीना बंद कर दिया। फिर कहा और क्या करते हैं, सर गुप्तचर लगाओ। हर जगह गुप्तचर लगा दिए, हर जगह इसने स्पाई लगा दिए। जैसे बलबन ने गुप्तचर लगाए थे ना कि लोग अपनी मूल बात को कहने से डरने लगे थे, ऐसे ही इसके समय जितने भी अमीर थे सबके पीछे गुप्तचर लगा दिए। तो अमीरों के विद्रोह को भी खत्म कर दिया, सामंतों को, छोटे सामंतों को खत्म किया। एक के बाद एक आदेश, पहले ये जमीन वापस लाओ, वो जमीन वापस लाओ, ये जमीन वापस लाओ, बहुत सारे ऑर्डर निकाल दिए। फिर शराब बंद करवा दी। शादी करना है आपस में तो पहले सुल्तान की अनुमति लो, फिर गुप्तचर व्यवस्था लगा दी, सारे काम कर दिए। और इन कामों के द्वारा उसने अपने समय की आरंभिक समस्याओं का समाधान कर लिया। इनके समय उसने अपनी इनिशियल्स जो प्रॉब्लम आ रही थी, घर के अंदर जो समस्याएं आ रही थी, आंतरिक समस्याओं को खत्म किया, इंटरनल प्रॉब्लम्स को खत्म किया। आइए ये चीज हम देखते हैं कि कैसे हुआ। तो देखिए सबसे पहला काम वो क्या करता है, जैसा हमने बताया कि मुल्तान में जलाल उद्दीन खिलजी के वंशज थे, अरकली खान, मलिक ए जहां, इन सब की हत्या करवा दी, इन सबको उसने खत्म कर दिया। फिर नव मुसलमानों का विद्रोह हुआ, इसको भी दबा दिया। हाजी मौला का विद्रोह हुआ, इसको भी दबा दिया। फिर सामंतों की शक्ति कमजोर करने के लिए आदेश बनाए और अमीरों की संपत्तियां हड़प ली। पावर ही नहीं रहेगी, जमीन ही नहीं रहेगी, कहां से विद्रोह करोगे। फिर गुप्तचर प्रणाली बना दी, बरी दिया मुनिहान। अमीर इतने भयभीत रहते थे कि सांकेतिक भाषा में बात करने लगे, साइन लैंग्वेज में बात करने लगे थे, वो इतने ज्यादा डरे हुए थे। फिर शराब पीना बंद करा दिया। अगर वैवाहिक संबंध करना है तो सुल्तान से लिखित अनुमति लो, और इसने एक आदेश जारी किया कि अभी तुम अमीर हो लेकिन तुम्हारा बेटा अमीर नहीं होगा, अमीरों के बाद इनके पुत्र सुल्तान के दास के समान होंगे। सारी हेकड़ी ही निकाल दी। ठीक, तो बहुत ही स्ट्रिक्ट तरह की पॉलिसी कि स्टेट ग्रांट जो कुछ भी मिला हुआ था वो सब वापस ले ली, सीज कर लिया, सबको सीज कर लिया। A series of orders were issued to weaken the power of feudal lord. फिर एस्पिनोज सिस्टम उसने चलाया, प्रोहिबिशन ऑफ एल्कोहल और रिटन परमिशन रिक्वायर्ड फॉर मैट्रिमोनियल रिलेशन। ठीक है, अब जैसा कहा कि नोबल्स रिमेन सो टेरिफाइड दैट दे स्पीक इन अ साइन लैंग्वेज और कोडेड लैंग्वेज। ऐसी स्थिति थी तो इसने सारी आंतरिक समस्याओं का समाधान कर लिया, सारी इंटरनल जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व कर लिया। अब एक बहुत बड़ी समस्या थी और वो समस्या थी मंगोलों की। जो समस्या इल्तुतमिश के समय से शुरू हुई थी वो अब अपने चरम पर पहुंचने वाली थी, वो अपने पीक पर पहुंचने वाली थी साथियों। और इस समय मंगोलों के लगभग 6 आक्रमण होते, कुछ किताबें 7 लिखती हैं, पर अधिकांश किताबों का मानना यह है कि मंगोलों के 6 आक्रमण हुए थे। जो मंगोल है इन्होंने भारत पर 6 आक्रमण किए थे, 6 आक्रमण, और वो होते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों के 6 आक्रमण होते हैं साथियों, और इन 6 आक्रमणों को उसने खत्म किया और मंगोलों को इतना भयभीत कर दिया कि रावी नदी के आगे फिर मंगोल कभी नहीं आए, रावी नदी के आगे मंगोल कभी नहीं आए। आखिरी अभियान में ऐसी किताबें लिखती हैं कि इसने 50,000 मंगोलों को हाथियों से कुचलवा दिया था। ठीक है, जफर खान का इतना टेरर था कि जफर खान का टेरर जैसे शुरू में ही हमने बताया कि ये कह देते थे कि अगर कोई घोड़ा पानी नहीं पी रहा है मंगोलों का, तो घोड़े से बोलते थे मंगोल कि क्या हो गया, क्या तूने जफर को देख लिया है इसलिए तू पानी नहीं पी रहा है। इतनी भयंकर स्थिति थी। तो ये 6 आक्रमण होते हैं और इसी के समय मंगोल दिल्ली के बहुत पास आ जाते हैं, दिल्ली के बहुत पास आ गए थे। हालांकि दिल्ली को लूट नहीं पाए, अलाउद्दीन ने, जफर ने, इन सब ने मिलकर उनको भगाया, लेकिन दिल्ली के बहुत करीब आ जाते हैं। तो ये 6 आक्रमण कौन से हैं, आइए एक बार देख लेते हैं और फिर टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अगेन मैं बता रहा हूं कि ये याद नहीं रखना है। अच्छा, इसकी नीति अलग थी। बलबन ने संरक्षणवाद की नीति अपनाई थी कि यार हम पर कोई अटैक ना हो, तो वो बाउंड्रीज बनाता था। ये कहता था कि अगर हम पे मंगोल अटैक करेंगे हम सबको बहुत बुरी तरीके से मारेंगे। तो इसने जो नीति अपनाई थी
वो ब्लड शेड की पॉलिसी अपनाई थी मंगोलों को हराने के लिए। 6 आक्रमण होते हैं। पहला आक्रमण 1297 में कादर खान के नेतृत्व में हुआ। उलूग खान और जफर खान ने मंगोलों को हरा दिया। दूसरा 1299 में साल्दी में हुआ, जफर खान ने बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। तीसरा कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ, और ये जो कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ था, इसमें मंगोल दिल्ली तक आ गए थे, और कीली के युद्ध में जफर खान, अलाउद्दीन खिलजी, ये सभी मंगोलों को हराते। ये बहुत भयंकर था, तीसरा वाला। चौथा तारगी के नेतृत्व में हुआ। पांचवा अली बेग के नेतृत्व में हुआ अमरोहा का। छठवां कबक खान के नेतृत्व में हुआ, मलिक काफूर हरा देता है। अगेन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जफर खान का नाम जरूर याद रखना कि वो अलाउद्दीन खिलजी का एक ऐसा सैनिक था जिसने मंगोलों के प्रति बहुत लड़ाई लड़ी, और जफर खान को भी पूर्व का रुस्तम कहा गया, रुस्तम ऑफ ईस्ट कहा गया, या मंगोलों को हराने वाला सेनानायक कहा गया। ठीक है, फिर ये स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया वो इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसी के लिए हम यूज करते हैं। तो ये मंगोल पॉलिसी है उसकी, ये मंगोल नीति है। तो ये बातें साथियों आपको याद रखना है। इतनी चीजें आपको यहाँ तक, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक बार ध्यान से देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आज के आखिरी टॉपिक को फिर हम कंप्लीट करेंगे, जो है अलाउद्दीन खिलजी के अभियान। चलिए साथियों, अब हम आखिरी टॉपिक पर आते हैं आज के, और आखिरी टॉपिक है हमारा अलाउद्दीन के अभियान, कैंपेन्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, तो अलाउद्दीन के समय, जैसा हमने शुरुआत में आपको बताया, और ये मैप के थ्रू मैं आपको सारी चीजें याद करा दूंगा। यहाँ से जो सवाल बनते हैं वो जनरली यही बनते हैं कि जिस समय उसने कैंपेन किया तो वहां का राजा कौन था, और कैंपेन का क्रम पूछा जाता है, ऑर्डर पूछा जाता है साथियों। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय ही दिल्ली सल्तनत में वास्तविक तौर पे साम्राज्यवाद की शुरुआत होती है। अलाउद्दीन के समय पर ही दिल्ली सल्तनत में एक्सपेंशन की शुरुआत होती है और बहुत बड़े पैमाने पर इनके साम्राज्य का विस्तार होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत के भी अभियान किए और दक्षिण भारत के भी अभियान किए, साउथ इंडिया की कैंपेन भी की और नॉर्थ इंडिया की भी कैंपेन की। देखिए, उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में उसके अभियानों का क्रम है गुजरात, उसके बाद मालवा, सॉरी ऊपर नीचे हो गया, गुजरात, गुजरात के बाद अगला रणथंभौर, फिर चित्तौड़, उसके बाद मालवा, और उसके बाद जालौर। ये उसके प्रमुख अभियान है साथियों, ये उसके प्रमुख अभियान है जो उसने उत्तर भारत में किए थे। गुजरात का अभियान, रणथंभौर का अभियान, चित्तौड़ का अभियान, मालवा का अभियान और जालौर का अभियान। दक्षिण भारत के प्रमुख अभियानों में वारंगल, फिर देवगिरी का अभियान, द्वार समुद्रम का अभियान और पांड्य या महाबर का अभियान। और इसके लिए अप्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति अपनाई, पॉलिसी ऑफ इनडायरेक्ट कंट्रोल, जो शुरुआत में हमने आपको बताया, इसलिए इसे सल्तनत का समुद्रगुप्त कहा जाता है। अप्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति का मतलब यह था कि वो राज्यों को जीतता, फिर राज्य उन्हें वापस कर देता और वो राज्य चलाते रहते और वहां से टैक्स की एक राशि मिलती रहती। वारंगल, कई किताबें ये कहती हैं कि वारंगल इसका पहला अभियान नहीं है, पर वारंगल इसलिए पहला अभियान है कि पहले अभियान में ये हार गया था। ठीक है, तो दक्षिण भारत का पहला सफल अभियान देवगिरी है, लेकिन पहला अभियान वारंगल है। अगर फर्स्ट सक्सेसफुल कैंपेन पूछा जाए तो वो देवगिरी है, लेकिन अगर पहला अभियान पूछा जाए तो वारंगल है। पहली बार में हारता है, दूसरी बार में वहां के राजा, काकतीय राजा होते हैं प्रताप रुद्रदेव, उनको ये हराता है साथियों। ठीक है, तो चलिए ये याद कर लेते हैं। प्रश्न बड़े सीधे से आते हैं, एक तो क्रम, मैं इसको ठीक कर दूंगा जब पीडीएफ दूंगा, तो एक ऑर्डर पूछा जाता है, ऑर्डर के अलावा वहां के राजाओं के नाम पूछे जाते हैं, दैट्स इट। हालांकि मैंने आपके पढ़ने के लिए बहुत सारी एडिशनल जानकारी दी है जो आपको बहुत मदद करेगी। तो आइए सबसे पहले हम उत्तर भारत के अभियानों की बात कर लेते हैं, नॉर्थ इंडिया के कैंपेन की बात कर लेते हैं। ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर होगा एक एक करके। देखिए, तो उत्तर भारत में सबसे पहला जो अभियान उसका था वो गुजरात में था साथियों। नॉर्थ इंडिया में उसका जो पहला कैंपेन था वो गुजरात में था, और ये अभियान उसने 1299 में किया था, 1299 में किया था। ठीक है, 1299 में किया था, और यहाँ के राजा थे कर्णदेव।
यहाँ के राजा कौन थे? यहाँ के राजा का नाम था कर्णदेव। अब ये थोड़ी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, क्या कहानी है। देखो, तो जब ये गुजरात पे कैंपेन करते हैं, जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर कैंपेन किया, तो गुजरात पर कैंपेन किया गया 1299 में। ठीक, ये गुजरात है। तो गुजरात पर कैंपेन होता है 1299 में, 1299 में यहाँ पर कैंपेन हुआ। तो यहाँ के राजा का नाम था कर्णदेव। ओके। और अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से इसे लीड किया था नुसरत खान ने। नुसरत खान ने लीड किया था इसमें। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो उसकी जीत हो जाती है। और यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो नुसरत खान है उसने 1000 दीनार में, उसने 1000 दीनार में मलिक काफूर को खरीदा था। उसने 1000 दीनार में मलिक काफूर को खरीदा था, जो आगे जाकर के वजीर के पद पर बैठता है। इसीलिए चूंकि उसको 1000 दीनार में खरीदा था, मलिक काफूर को 1000 दीनारी भी कहा जाता है। और यही मलिक काफूर सुल्तान के बहुत क्लोज आएगा, बहुत क्लोज आएगा सुल्तान के साथियों। यही सुल्तान को आखिर में धोखा भी देगा। सुल्तान इसको दक्षिण भारत की पूरी जिम्मेदारी सौंपेंगे, साउथ इंडिया का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, और यही सुल्तान को बड़े पैमाने पर धोखा भी देगा। ओके, सॉरी, इसमें एक बात यह होगी कि नुसरत खान ने यहीं पर 1000 दीनार में मलिक काफूर को खरीदा था, और बाद में मलिक काफूर जो है ये बड़ा क्लोज आ जाता है अलाउद्दीन के। अलाउद्दीन पूरे दक्षिण के कैंपेन की जिम्मेदारी उसे सौंपता है, और बाद में यही मलिक काफूर सुल्तान को धोखा भी देता है। दूसरी कहानी राजा कर्णदेव की है। जो राजा कर्णदेव हैं, ये यहाँ से भाग करके देवगिरी चले जाते हैं। ठीक है। और जब ये देवगिरी जाते हैं, तो देवगिरी के राजा होते हैं रामचंद्र देव। ये देवगिरी के राजा हैं इस समय पर, याद रखिएगा। वही देवगिरी जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत पहले आक्रमण किया था और बहुत सारा पैसा लेकर के गया था। आक्रमण किया था लेकिन रामचंद्र देव को नहीं मारा था, तो वो राजा अब भी थे। तो राजा कर्णदेव अकेले नहीं जाते, कर्णदेव होते हैं, कर्णदेव होते हैं, और इनकी बेटी होती है, और बेटी का नाम था देवल रानी। और ये वही देवल रानी है जिनका विवाह खिज्र खान से होता है। और कौन सा खिज्र खान? खिज्र खान जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा है, अलाउद्दीन खिलजी का बेटा है। और इसी पर एक किताब लिखी गई है, आशिका। किसने लिखी है सर ये किताब? तो आशिका जो किताब है ये अमीर खुसरो ने लिखी है। ये सारी चीजें मैं कनेक्ट कर दिया आपको ताकि याद रहे कि राजा कर्णदेव यहाँ से भाग करके देवगिरी गए, उनके साथ उनकी बेटी थी देवल रानी। देवल रानी की शादी खिज्र खान के साथ होती है। तो प्रेम कहानी इन दोनों की आशिका में बताई गई है अमीर खुसरो ने। अब एक चीज और यहाँ से निकल के आती है कि कर्णदेव की पत्नी थी जिनका नाम था कमला देवी। तो कमला देवी को गिरफ्तार कर लेते हैं, और गिरफ्तार करके अलाउद्दीन खिलजी से कमला देवी की शादी हो जाती है। और अलाउद्दीन खिलजी कमला देवी को मलिक ए जहां की उपाधि देता है, मलिक ए जहां का टाइटल देता है साथियों। ठीक है। तो ये सारी कहानियां यहाँ से निकल करके आती हैं, तो ये आपको याद रखना है। सोमनाथ मंदिर को बेतहाशा लूटता है अलाउद्दीन खिलजी गुजरात कैंपेन के समय। तो ये कुछ स्टोरीज यहाँ से निकल करके आती हैं कि कर्णदेव देवगिरी गए, वहाँ इनकी बेटी थी देवल रानी खिज्र खान से, कर्णदेव की पत्नी थी कमला देवी, अलाउद्दीन खिलजी से शादी हुई। ये सारी कहानियां। मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो मलिक काफूर का फैक्ट है। यहाँ से सवाल बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो ये था उनका गुजरात अभियान, ये था उसका गुजरात कैंपेन। गुजरात के बाद जो अगला अभियान होता है वो रणथंबोर का अभियान होता है साथियों। रणथंबोर का कैंपेन होता है, और रणथंबोर का कैंपेन भी बहुत खतरनाक है। रणथंबोर का जो अभियान होता है उसमें राजा हम्मीर देव होते हैं साथियों, राजा हम्मीर देव। और ये 1301 में हुआ।
अब यहाँ से भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें अलप खान, उलूग खान, नुसरत खान, अलाउद्दीन खिलजी खुद, ये सब लोग शामिल होते हैं। हमीर देव के सेनापति होते हैं धर्मसेन और भीमसेन, वह भी इसमें शामिल होते हैं। और यहाँ एक जगह है पद्म तालाब, वहां रानी रंग देवी और अपनी पुत्री देवल, ये दोनों जौहर कर लेते हैं। और रणथंबोर की कहानी जो है साथियों, ये बहुत ही वीरता वाली कहानी है। बहुत ही वीरता से हमीर देव ने लड़ाई की थी, बहुत ही वीरता से इनके सैनिकों ने लड़ा था। और इनके ही दो सैनिक थे, एक था रतिपाल और दूसरा था रणमल। ये धोखा कर देते हैं तो ये हमीर देव हार जाते हैं। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि रणथंबोर दूसरा कैंपेन था हमीर देव के अगेंस्ट में, जहां हमीर देव की रानी जो है रंग देवी, वो जौहर कर लेती हैं। साथियों, जौहर का मतलब था सामूहिक रूप से स्त्रियां आग में जब कूद जाती थी अपने आप को शत्रुओं से बचाने के लिए, तो इस घटना को जौहर कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद पहुंचते हैं मालवा। ठीक है, नहीं मालवा नहीं, इससे पहले एक जगह आते हैं चित्तौड़गढ़। साथियों, चित्तौड़ में 1303 में अभियान होता है राजा रतन सिंह। अब चित्तौड़ का अभियान बड़ा प्रसिद्ध है। चित्तौड़ का अभियान प्रसिद्ध है रानी पद्मिनी के लिए। मलिक मोहम्मद जायसी एक ग्रंथ लिखते हैं पद्मावत, उसमें वो बताते हैं कि चित्तौड़ अभियान का सबसे बड़ा कारण था रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी प्राप्त करना चाहता था। यहाँ के राजा थे रतन सिंह। तो एक बहुत बड़ा युद्ध होता है और रानी पद्मिनी बहुत सारी स्त्रियों के साथ सामूहिक जौहर कर लेती हैं। साथियों, सामूहिक जौहर कर लेती हैं ताकि अपने प्राण को वे बचा सकें। ठीक है, तो चित्तौड़ अभियान तीसरा अभियान था। चौथा जो अभियान है वो मालवा अभियान है। और मालवा अभियान होता है परमार राजा महलक देव के अगेंस्ट में। मालवा अभियान होता है परमार राजा महलक देव के अगेंस्ट में। और महलक देव के एक महान सेनापति हुए हरनंद, जिन्हें कोका के नाम से भी जाना जाता है। हरनंद, जिन्हें कोका के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसके बाद अगला कैंपेन जो आखिरी में महत्वपूर्ण है वो जालौर का होता है। जालौर के राजा कान्हड़ देव होते हैं और इनके खिलाफ ये 1311 में कैंपेन करता है। तो ये क्रम याद रखना, मैं फिर से कह रहा हूं कि एग्जाम में जो चीज पूछी जाती है वो क्रम पूछा जाता है और राजा का नाम। तो उत्तर भारत में पहला कैंपेन हमें दिखा 1299 में। कहां पर हुआ? गुजरात में हुआ। किसके खिलाफ हुआ? तो राजा यहाँ पर थे कर्ण देव, ये याद रखना। दूसरा कैंपेन जो हमें दिखाई दिया सर, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो 1301 में हुआ, रणथंबोर में हुआ और यहाँ के राजा था हमीर देव। तीसरा कैंपेन 1303 में हुआ। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। यहाँ के राजा थे राजा रतन सिंह, रानी पद्मिनी। ठीक है, इसके बाद 1305 में अगला कैंपेन होता है मालवा में। यहाँ के राजा थे परमार राजा महलक देव। ठीक है, और उत्तर भारत में आखिरी प्रमुख अभियान 1311 में होता है राजस्थान के जालौर में और यहाँ के राजा थे कान्हड़ देव। ठीक, ये उत्तर भारत के अभियान है, ये नॉर्थ इंडिया के कैंपेन है। याद रखिएगा साथियों, यहाँ से सवाल बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। ठीक, अच्छा, मैं बार बार आपसे कहता रहता हूँ कि आप लोग जैसे बीपीएससी की तैयारी कर रहे होगे, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे होगे, तो यहाँ से सवाल बनते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से चीजों को कंप्लीट किया है तो मुख्य परीक्षा के सवाल भी तो यही बनते हैं ना अल्टीमेटली। आपसे एट द एंड वो क्या पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों को बताइए। अब हमने सारे अभियान आपको बता दिए और एक इतनी प्यारी टेबल बना के दी है। अभी थोड़ा मैं दक्षिण भारत के अभियान और पढ़ा लूं, फिर आपको टेबल भी बना के दी है, अलग से कंटेंट भी दिया है। तो ये जो मामला है कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, प्रीलिम्स, मेंस, ये दिमाग में होता है। अगर आप लिखने की कोशिश करोगे तो प्रीलिम्स तो कवर हो ही रहा है, पर मुख्य परीक्षा के सवाल भी बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? कंटेंट तो एट द एंड यही लिखना है। ठीक, और फिर जैसे आता है कि सर टीचिंग के एग्जाम है, सारे एग्जाम्स हैं, कोई भी एग्जाम हो, एट द एंड जीएस तो यही रहने वाला है ना, इतिहास तो यही रहने वाला है, महत्वपूर्ण तथ्य तो यही रहने वाले हैं, ये तो नहीं बदलेंगे साथियों। ठीक, अब हम चर्चा करते हैं दक्षिण भारत के अभियानों की, साउथ इंडिया की कैंपेन की, कि दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण अभियान कौन कौन से हैं। तो देखिए, दक्षिण भारत में जो पहला अभियान होता है वो वारंगल में होता है। और वारंगल का अभियान इसलिए जरूरी है
कि वारंगल में पहली बार ये हार जाते हैं, पहली बार में ये हारते हैं, दूसरी बार में इनको जीत मिलती है। और वारंगल के राजा थे काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्रदेव, और वारंगल से ही मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा मिला था, और यही कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा। और उसकी एक लंबी कहानी है जो हम मॉडर्न हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, और वर्तमान में ये इंग्लैंड में है, लंदन में है, ताज में लगा हुआ है, क्राउन में लगा हुआ है। तो वो कोहिनूर हीरा ऐसे पहुंचा था। तो वारंगल का कैंपेन होता है, और दक्षिण भारत में मुख्य सेनापति इनका मलिक काफूर ही था। मलिक काफूर ने ही साउथ इंडिया के कैंपेन संभाले हैं, और देवगिरी को उसने अपना केंद्र बनाया था। तो वारंगल का अभियान याद रखिएगा, वारंगल पर उस समय काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्रदेव का शासन था। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहीं से प्रश्न बनते हैं साथियों, ठीक है, कि काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्रदेव का शासन था। ठीक, इसके बाद 1308 में अगला कैंपेन देवगिरी का होता है। अब देवगिरी पर एक आक्रमण वो कर चुका है जब वो कड़ा मानिकपुर का इक्तादार था। देवगिरी पे दूसरा कैंपेन होता है। देवगिरी पर राजा रामचंद्र देव का शासन था, और देवगिरी पर कैंपेन करने का रीजन ये था कि देवगिरी के रामचंद्र राय ने कर देने से मना कर दिया। हर साल वो कर देते थे, उन्होंने मना कर दिया। और दूसरा, गुजरात के राजा कर्णदेव को अपने यहां पर शरण दी थी। कैंपेन होता है, रामचंद्र देव को गिरफ्तार करके दिल्ली लाया जाता है, लेकिन दिल्ली में संधि होती है अलाउद्दीन खिलजी के साथ उनकी, रायन की उपाधि दी जाती है इनको, और फिर ये अच्छे मित्र बन जाते हैं। तो देवगिरी कैंपेन दूसरा कैंपेन था 1308 में। ठीक है, इसके बाद अगला है द्वार समुद्रम। यहां पर द्वार समुद्रम वाला जो इलाका है साथियों, तो ये होयसाल वंश के राजा वीर बल्लाल तृतीय का शासन था। वीर बल्लाल तृतीय वही हैं जिनके दो सेनापति हुए, हरिहर और बुक्का। ठीक है, हरिहर और बुक्का। तो यहाँ वीर बल्लाल तृतीय का शासन था द्वार समुद्रम में। और चौथा अभियान, लेकिन यहाँ के राजा को हरा नहीं पाता, राजा कुछ समय के लिए दूर चले जाते हैं, इतने में ये संपत्ति को लूटता है और वापस चले जाते हैं। वो थे पांड्य राजा जटा वर्मन वीर पांड्य राजा मदुरई के। ये उसका साउथ इंडिया में कैंपेन होता है। तो दक्षिण भारत में भी तगड़े कैंपेन किए हैं, साउथ इंडिया में भी बहुत सारे कैंपेन किए। तो अब याद रखिएगा, अगर हम यहाँ पर एक लिस्ट बनाएं, जो लिस्ट हम बना रहे थे, तो हम अगर दक्षिण भारत की लिस्ट बनाएं तो दक्षिण भारत में एक नाम आएगा वारंगल का। मैं फिर से बता दूं कि वारंगल के बारे में अगर पूछा जाए तो यहाँ पर पहला आक्रमण विफल रहा था, दूसरा वाला जो कैंपेन है वारंगल का वही सक्सेसफुल हुआ है, पहला कैंपेन सक्सेसफुल नहीं हुआ था साथियों। ठीक है, तो 1302 में पहला कैंपेन होता है, और 1310 में मलिक काफूर दूसरा कैंपेन करता है। यहाँ काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्र देव का शासन था, प्रताप रुद्र देव का शासन था। आप एमसीक्यूज भी लगाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। देवगिरी है, देवगिरी वास्तव में पहला सफल था, ठीक है, 1308 में, और यहाँ यादव वंश के राजा रामचंद्र देव का शासन था, जो कि यादव वंश के राजा थे। ठीक है, फिर होयसाल या द्वार समुद्रम, जो भी आप कह लें, द्वार समुद्रम। ठीक है, द्वार समुद्रम में आक्रमण करता है वो, और यहाँ के राजा थे वीर बल्लाल तृतीय, वीर बल्लाल थर्ड यहाँ के राजा का नाम था। इनके सेनापति थे हरिहर और बुक्का, जो आगे जाकर के मोहम्मद बिन तुगलक के समय स्थापना करेंगे विजयनगर साम्राज्य की। और चौथा कैंपेन होता है मदुरई में, मदुरई तंजावर वाले इलाके में, पांड्य राजा के खिलाफ। ठीक है, पांड्य राजा के खिलाफ, जिनका नाम था वीर पांड्य। ठीक है, ये तो ऑर्डर पूछा जाता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि कैंपेन का ऑर्डर पूछा जाता है, इसलिए मैप याद रखिएगा, मैप आपके लिए बहुत जरूरी है साथियों। ठीक है, तो ये मैप में सारी चीजें बनी। अब ये देखो, ये मैंने आपको अलग से लिख के दिया है कि अगर आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, अगर आपको कहानी पढ़नी है, आप इसमें कहानी पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, सारा डिस्क्रिप्शन दिया है साथियों, सारा का सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हमने दिया है। तो एक बार आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन भी चाहो तो पढ़ सकते हो।
ठीक। तो इसी के साथ हमने आज जो जो बेसिक टॉपिक पढ़ना शुरू किया था, तो आज की क्लास में काफ़ी टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। जो भी एक मिलिट्री वाला हिस्सा था, वो मिलिट्री वाले पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है। जैसा हमने ये वाला टॉपिक पढ़ लिया, परिचय पढ़ लिया, हमने राजत्व का सिद्धांत पढ़ लिया, आरंभिक चुनौतियां पढ़ ली, मंगोल नीति पढ़ ली और साम्राज्य विस्तार। कल की क्लास में हमें उसके रिफॉर्म के बारे में पढ़ना है। रिफॉर्म पढ़ेंगे, उसकी बाजार व्यवस्था को पढ़ेंगे, भू राजस्व सुधार को पढ़ेंगे, वास्तुकला के बारे में पढ़ेंगे और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है साथियों कि टॉपिक आपको समझ में आ रहे होंगे। बीच में एक दिन का गैप हो गया, कुछ ज़रूरी काम आ गया था इसलिए, पर एक क्लास हम एक्स्ट्रा डाल देंगे तो आपका वो टॉपिक कवर हो जाएगा। तो अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल शुभम गुप्ता पीडीएफ पर मिलेगी। क्विज लगाते रहिए और चीज़ों को अपडेट करते रहिए।